नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। सीएम शिवराज आज कई बैठकों में शिरकत करेंगे। सीएम दोपहर 3:30 बजे पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के बीच राशि का वितरण करेंगे। सीएम 250 करोड़ हितग्राहियों के बीच बांटेंगे और वहीं शाम 4 बजे सीएम मंडी अधिनियम के प्रावधानों को लेकर बैठक करेंगे और इस बैठक के बाद सीएम शिवराज शाम 5 बजे कोरोना महामारी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं 6 बजे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की समीक्षा बैठक में सीएम शामिल होंगे। तो आज के कार्यक्रम तय हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई सारी बैठकें करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के बीच राशि का वितरण करेंगे। सीएम 250 करोड़ हितग्राहियों के बीच बांटेंगे। वहीं शाम 4 बजे सीएम मंडी अधिनियम के प्रावधानों को लेकर भी बैठक करेंगे और साथ ही इस बैठक के बाद सीएम शिवराज शाम 5 बजे कोरोना महामारी के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और 6 बजे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की समीक्षा बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। तो इस तरीके से कई प्रमुख बैठकें जिनमें सीएम आज शामिल होंगे और खासतौर पर 6 बजे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस के समीक्षा बैठक में सीएम शामिल होंगे, जहां पर स्कूलों को लेकर आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में जो एडमिशन अप्रैल के टाइम पे हो जाते थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कई क्लासेस की परीक्षाएं नहीं हुई हैं और इसके चलते अब तय किया जाएगा कि आगे क्या किया जाना है। 6 बजे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम। बड़ी खबर, अहम खबर, जहां आज सीएम के मुख्य कार्यक्रम तय हैं, जहां दोपहर 250 करोड़ हितग्राहियों के बीच सीएम राशि का वितरण करेंगे। और गुना से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। 55 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं और महाराष्ट्र से यूपी जा रहा था मजदूरों का परिवार। कंटेनर और यात्री बस में टक्कर हुई और इस टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। कैंट थाना इलाके की यह पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गुना से, जहां पर 55 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। महाराष्ट्र से यूपी जा रहा था मजदूरों का परिवार और इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। कंटेनर और यात्री बस में टक्कर हो गई और इस टक्कर में बड़ी संख्या में मजदूर जख्मी हुए हैं। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और 8 मजदूरों की मौत की जानकारी मिली है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, बहुत ही दुखद खबर है, हादसे में मजदूरों की मौत हुई है, पूरी जानकारी दें। तो शायद विकास को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 55 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र से यूपी ये मजदूरों का परिवार था, जा रहा था महाराष्ट्र से यूपी और इसी दौरान बीच रास्ते में गुना के पास कंटेनर और यात्री बस में भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई। कैंट थाना इलाके की यह पूरी घटना सामने आई है। गुना के कैंट इलाके में यात्री बस की भिड़ंत हो गई है और इसके चलते 8 लोगों की मौत हुई, 55 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो गुना से इस वक्त की बड़ी खबर है और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, बहुत ही दुखद हादसा, सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, पूरी जानकारी दें। जो 55 लोग जख्मी हैं वो कहाँ है इस वक्त और क्या हालत है उनकी? रीनू, बेहद इस दर्दनाक हादसे में बेहद गंभीर लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं और काफी इस हादसे में अभी लगभग बताया जा रहा है कि 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इस पूरे हादसे में जैसा कि खबरें निकल कर आ रही हैं, जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया और उसके अनुसार ये पूरा जो मजदूर हैं, इन लोगों का मूवमेंट हो रहा था महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ और एक कंटेनर में भरकर मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर ट्रक और बस के बीच में, कंटेनर और बस के बीच में अभी एक भीषण टक्कर हुई, जिसमें जो कंटेनर मजदूर सवार थे उनमें से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जो 55 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं उन सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बड़े स्तर पर उनको मेडिकल एड दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा, निश्चित रूप से काफी बड़ा हादसा, काफी दर्दनाक हादसा। लोग अपने घरों को लौटना चाह रहे थे, घर वापसी करना चाह रहे थे, लेकिन जब ऐसे हादसे देखने मिलते हैं तो निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक दृश्य है। जी बिल्कुल। विकास, लापरवाही किसकी थी, गलती किसकी थी? जो टक्कर हुई है, सीधी टक्कर जो आप बता रहे हैं, कारण क्या थे इस टक्कर के?
रीनू, जैसे प्राइम ऑफेसी जो पता पड़ा है इस पूरे मामले में गलती कंटेनर चालक जो था वो उसकी निकल कर आ रही है, क्योंकि कंटेनर चालक जो है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। आमने सामने जो भीषण इसकी भिड़ंत हुई है, क्योंकि एक चीज और इसमें रीनू लगातार निकल के सामने आ रही है कि जब लगातार ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं कोरोना संकट काल में, जब लेबर लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार जब जा रहे हैं, तो जो जिस वाहन में सवार होकर जाते हैं, कल भी एक गुना में ऐसा ही हादसा हुआ था, जब वाहन में सवार होकर जाते हैं तो वाहन चालक जो रहता है वो लगातार जो गाड़ियां चलाते हैं तो नींद का झोंका आना, एक स्ट्रेस होना, वो चीज भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। तो इसी स्ट्रेस के चलते आमने सामने जो यहाँ पर भीषण भिड़ंत हुई उसमें ये पूरा हादसा निकल कर आया। तो लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर सरकार को अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और जनता से सुझाव मिले हैं। सरकार ने सुझाव मांगे थे और इस दौरान फीवर क्लिनिक खोलने का सुझाव मिला है। इसके अलावा रेड जोन वाले कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर कामकाज शुरू करने का भी सुझाव मिला है। लोगों ने ऑड इवन के आधार पर गाड़ियों के परिचालन में छूट देने की मांग की है। सरकार इन सुझावों की रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। सुझाव जनप्रतिनिधियों के आज आए थे। सुबह अधिकांश जिलों में बात हुई। उनका कहना है कि रेड जोन जो है उनमें भी जो एरिया, कंटेनमेंट एरिया है, उनको बफर करके वहीं तक रखें, बाकी सारा शहर खोलना चाहिए। जैसे भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में किसी एक निश्चित स्थान से ज़्यादा केस जहाँ से आ रहे हैं उन स्थानों पर पूरी चिंता करें, सुरक्षा करें, आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं, लेकिन बाकी शहर को खोलें। जो सुझाव लगभग आम राय से आया था वैसा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, वो प्रधानमंत्री जी को देंगे। एक सुझाव ये भी था कि फीवर क्लिनिक खोल दिए जाए। अभिप्राय इसका ये है कि हम जो जा किया खोद के जांच करते हैं, ढूंढते हैं, लोगों को भी पता हो कि ये फीवर क्लिनिक है और उनको अंदर अगर जुकाम खांसी जैसे कोई सिम्टम उनको स्वयं को भी महसूस होते हैं, भले हमारी टीम ना पहुंची हो तो वो पहुंच जाए। अभी समानांतर दोनों चीजें हम बढ़ाना चाहते हैं कि वो स्वयं भी आ जाए। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीसी की और आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। कल हुए पीसी में सरकार ने गरीबों, एमएसएमई को मजबूती देने के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। तो कल इकोनॉमी की सुपर बूस्टर और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को लेकर किस तरीके से बढ़ाया जाना है और जो आर्थिक मजबूती के लिए कदम उठाए जाने इसकी जानकारी दी गई है और साथ ही किस तरीके से पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद इस पर कार्य करना है, इसकी रूपरेखा तैयार है। आर्थिक पैकेज की जानकारी दी गई है और एमएसएमई को मजबूती देने के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए
12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा, लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से आर्थिक पैकेज की घोषणा का सीएम शिवराज ने स्वागत किया है। जो एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की घोषणा की गई है, माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा, वो सचमुच में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रोड मैप है और मुझे पूरा विश्वास है एमएसएमई सेक्टर को जो समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो आर्थिक पैकेज दिया है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। और एक और बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे 10 प्रवासी मजदूरों को बस ने कुचल दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को मेरठ मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया है। ये सभी मजदूर पंजाब से पैदल चलकर गोपालगंज आ रहे थे, तभी मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर देर रात घलौली चेकपोस्ट से आगे रोहाना टोल प्लाजा के पास हादसे का शिकार हो गए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही पुलिस ने रोडवेज बस को ट्रैक करने के लिए नाकाबंदी कर बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, और जिसने शराब पी रखी थी, और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, भिलाई से तेज रफ्तार कार पलटी, कार में सवार एक युवक की मौत हो गई। 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल बताई गई हैं। भट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां तेज रफ्तार कार के पलटने से कार में सवार एक युवक की मौत हुई है। 2 लड़कियां भी सवार थीं जो गंभीर रूप से घायल हैं। भट्टी थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। अब ये तस्वीरें देखिए, देर रात ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कार जब पलटी तो इसमें सवार युवक की मौत हो गई। और लड़कियां जो सवार थी वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और कांकेर से खबर, भीषण सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर, बोरवेल वाहन के साथ ट्रक की जोरदार भिड़ंत होगी और सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। नेशनल हाईवे 30 के लखनपुरी में सड़क हादसा हुआ। चारामा थाना क्षेत्र का पूरा मामला ये सामने आया है। तो बड़ी खबर कांकेर से, जहां भीषण सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बोरवेल वाहन के साथ ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। नेशनल हाईवे 30 के लखनपुरी में ये सड़क हादसा हुआ। चारामा थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया। और रायपुर से खबर, सीएम भूपेश बघेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दोपहर 12 बजे सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर चर्चा होगी। प्रदेश में किसानों के हित में योजना शुरू की जा रही है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। दोपहर 12 बजे सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर चर्चा होगी। इस योजना के बारे में बताएं, और चर्चा जो होनी है किस तरीके का ये पूरा प्लान है, विस्तार से बताएं। वेणु, देखिए, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस विपक्ष में थी और 2018 में जब इलेक्शन मोड पे थी, तब कांग्रेस ने ऐलान किया था कि किसानों का जो धान है वो 2500 रुपए की दर से समर्थन मूल्य पे खरीदी की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलने के बाद केंद्र के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही किसानों की धान खरीदी गई। तकरीबन 19 लाख जो पंजीकृत किसान थे
इन्होंने सोसाइटियों के माध्यम से अपने धान बेचे। लेकिन राज्य सरकार ने जो किसानों से वादा किया था चुनाव में, उस वादों को पूरा करने के लिए, उस वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने तय किया कि राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से अंतर की राशि किसानों की दी जाएगी। मसलन ये कि 18 से 15 रुपए के दर से जो प्रति क्विंटल की दर से जो किसानों ने धान बेचा, और सरकार ने जो 2500 रुपए की दर देने की बात कही थी, जो अंतर की जो राशि थी उसके भुगतान के लिए सरकार ने बकायदा बजट में प्रावधान किया। 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि आखिरकार ये जो न्याय योजना है, किसानों को जो अंतर की राशि दी जाएगी, यह कब दी जाएगी। लेकिन कैबिनेट ने इस पर निर्णय ले लिया कि राजीव गांधी 21 तारीख से जो है इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। प्रदेश के तमाम किसानों को लाभ मिलेगा। और इसी संबंध में और अधिक जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री खुद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। न केवल कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बल्कि लॉकडाउन 4 की तैयारियों को लेके, प्रदेश की वास्तविक स्थिति को लेके, कोरोना काल को लेके, किए जा रहे कार्य को लेके, तमाम चीजों की जो जानकारी है वो खुद मुख्यमंत्री आज तमाम पत्रकारों को देंगे। मतलब ये है वीनू कि किसानों के प्रति सरकार ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, उसी का उदाहरण है कि मुख्यमंत्री खुद आगे आके प्रेस वार्ता लेके बाकायदा सभी को इस योजना के बारे में बताएंगे, किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर किसानों को जो धान का समर्थन मूल्य जो 2500 रुपए देने का वादा किया गया था सरकार की तरफ से, तो वो उस वादे को पूरा करते हुए आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर चर्चा होगी और ये तय किया जाएगा कि आखिरकार किसानों को जो अंतर की राशि रह गई थी उसे किस तरीके से दिया जाना है और कब तक दिया जाना है। भारतीय रेलवे ने यात्रा को लेकर नई घोषणा की है। रेलवे ने साफ किया है कि 22 मई से कोई नई ट्रेन नहीं चलेगी, तो वहीं स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग का भी प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन आरएसी का कोई प्रावधान नहीं होगा। फर्स्ट एसी में 20, सेकंड में 50, थर्ड में 100, जबकि स्लीपर क्लास में 200 तक की वेटिंग जारी की जाएगी। टिकट कैंसिलेशन ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले होगा। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन अमृतसर से जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिले के 984 श्रमिकों को लेकर बुधवार की रात चांपा रेलवे स्टेशन पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के चांपा स्टेशन आगमन पर जांजगीर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों ने ताली बजाकर यात्रियों का स्वागत किया। ट्रेन से उतरने के बाद श्रमिकों को चिकित्सकों की उपस्थिति में सैनिटाइज किया गया और सभी श्रमिकों का चांपा रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चांपा रेलवे स्टेशन में श्रमिकों को भोजन कराकर उन्हें बसों से क्वारंटाइन सेंटर के लिए रवाना किया गया। रेलवे जोन में स्पेशल ट्रेनों और प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य सरकार की पहल के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन बुधवार को लखनऊ से श्रमिकों को लेकर बिलासपुर पहुंची, जिसमें बिलासपुर सहित अन्य जिलों के करीब 800 से अधिक श्रमिक अपने घर वापस आए। एहतियात के तौर पर श्रमिकों को पहले मास्क वितरण कर सैनिटाइज किया गया। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग और कोरोना जांच कर अलग अलग बसों के माध्यम से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। ये ट्रेन तो बहुत उम्मीदों वाली ट्रेन है, जिसमें लगा कि हमें मतलब कुछ सहयोग मिला है शासन की तरफ से, और हम कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे थे कि आ जाए करके। ठीक थी, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेन के अंदर कम नज़र आई, लेकिन ओवरऑल ठीक थी। स्क्रीनिंग वगैरह अच्छे से हुई, यहाँ बिलासपुर पहुँच के भी अच्छे से हुई। ये नई दिल्ली से राजधानी स्पेशल ट्रेन आई हुई है, जिसमें ये बिलासपुर उतरने वाले लगभग 500 यात्री हैं। उनके लिए हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा हुआ है। जो बिलासपुर के हैं वो तो खैर अपने साधन से जा रहे हैं, अगर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट वाले भी यहाँ हैं तो हमने उनके लिए पेड बसों की व्यवस्था की हुई है और ई पास भी जारी कर रहे हैं। एवं सिविल डिफेंस के लोगों की डिप्लॉयमेंट किया गया है, और हर कोच के बाहर एक आरपीएफ और जीआरपी का जवान है। इन लोग को ये बताया गया है कि आपको जब बताया जाए तभी कोच खोलना है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें सोशल डिस्टेंसिंग मनाना है, हम एक लिमिट में ही लोगों को प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं, तो बाकी लोगों को अंदर रखा जा रहा है। जैसे जैसे भीड़ क्लियर होते जा रही है, हम लोग धीरे धीरे दरवाज़ा खोल रहे हैं और सारे लोग 1 मीटर से ज़्यादा में एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मनाई जा रही है। बिलासपुर जोन में
लगातार स्पेशल ट्रेन और प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है। आज भी दोपहर 12 बजे दिल्ली से एक ट्रेन आई और अभी देखिए लखनऊ से एक ट्रेन आई हुई है जिसमें मजदूरों को विभाग के द्वारा नाश्ता का व्यवस्था किया गया है। जो अंदर मजदूर मिल बांट के नाश्ता कर रहे हैं और इन्हें कुछ देर के बाद में बाहर एक एक करके निकाला जाएगा और इनकी स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद इन सभी मजदूरों को इनके जो प्रवास स्थान है वहाँ पे एक पहुँचाया जाएगा बस के माध्यम से, जहाँ 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा और उनको देख रेख में रखा जाएगा। बिलासपुर से संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ संस्थाओं को मिली मदद। मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई राशि। सरकार ने की 6,786 लोगों की मदद। तो बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ संस्थाओं को मदद मिली। मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई है राशि। सरकार ने 6,786 की मदद की है। प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बने कटघोरा को आज बड़ी राहत मिलने जा रही है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने कटघोरा के कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़ अन्य इलाकों में अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें शुरू करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल से कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था। कटघोरा में पिछले 16 अप्रैल को आखिरी कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। पिछले 26 दिनों से कटघोरा में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने नागरिकों की सहूलियत के लिए इस क्षेत्र में जारी संपूर्ण लॉकडाउन में छूट देकर अति आवश्यक सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं कोरबा जिले के सभी 28 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर एम्स से लौट चुके हैं, जिसमें कटघोरा से ही 27 कोरोना संक्रमित मरीज थे। लॉकडाउन के कारण बलौदाबाजार से मजदूरी करने बीजापुर आए 100 से अधिक मजदूर अब जिले में ही फंस कर रह गए हैं। दरअसल ये मजदूर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर धनोरा गांव में ईंट बनाने का काम करते हैं, मगर लॉकडाउन के बाद सारा काम ठप पड़ा हुआ है और अब बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में ये वापस अपने घर जाना चाहते हैं। सर यहाँ मजदूरी के लिए ईंटा बनाने आए हैं। लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। आवेदन जमा किए हम लोग को 25 दिन हो गया और यहाँ कलेक्टर ऑफिस में 2 दिन हो गए। हम लोग ऐसे पास के लिए आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम लोग खुद जाएंगे, अपना गाड़ी किराया करके बोल के आवेदन दिए पास करने के लिए। तो बोल रहा है कि पैसा ज़्यादा हो जा रहा है। हम लोग अपने तरफ से हम लोग पैसा करके गाड़ी भेजेंगे बोल रहा है और नहीं पास भी नहीं बना रहा है। उनका ये कहना था कि सर हम लोग कुछ 50-60 लोग हैं और अपने स्वयं के साधन से गाड़ी किराया करके हम जाना चाहते हैं। मैंने देखा कि उनके गाड़ी का किराया बहुत ज़्यादा हो रहा है और शासन से हमें निर्देश मिला हुआ है कि ऐसे जो भी मजदूर हैं जो अन्य जिला या अन्य राज्य जाना चाहते हैं, जितना हो सके उनको जिला प्रशासन की ओर से मदद करके उन्हें भेजने कहा गया है। तो इसलिए मैंने आज ही बलौदाबाजार के जो नोडल अधिकारी हैं वहाँ के जिला पंचायत सीओ, उनसे मैंने चर्चा की है और हम लोग इसको समन्वय करके उन्हें अभी भेज रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।